जय हिंद। कुछ ऐसा लगा कि आज जब आपको कॉलेज से स्कूल से भेजा जा रहा था कि कुछ नया होगा, या ऐसा था कि आज फिर वही वापस प्रोफेसर के लेक्चर सुनने पड़ेंगे? कुछ नया होगा? नहीं होगा? वाह, आज कुछ नया होगा और डेफिनेटली नया होगा। आज जब यहां से आप जाएंगे तो आज का जो जीवन आपको मिला है वो शायद सार्थक होगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां बैठे हुए वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, टीचर्स, महिलाएं, भाई और बहनों और भारत की युवा शक्ति, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और मुझे ये मौका दिया है विद्या मंदिर ने या इस विद्या भवन ने कि विद्या भवन टॉक्स में ऐसी टॉक हो कि जो आज हमने भी पढ़ी थी, हमने सुना था और आज हमें देने का सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर अगर मिला, इस भारत मां के गर्भ से मिला, क्योंकि ये गर्भ, ये धरती, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है। पूरी दुनिया के भूखंड का ये भाग ऐसा है जिसको मां के नाम से पुकारते हैं। ये धरती जब की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और इस धरती में मनुष्य के रूप में जन्म लेना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। शायद पिछले 100 जन्मों में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर के हमें इस धरती का गर्व मिला है। कभी सोचते हो अपने आप में? सोचा है कभी आपने कि पिछले जन्मों में जब हम कीट पतंगे होंगे, मछलियां होंगे और मनुष्य को देखते होंगे कि मनुष्य कितने अहंकार में रहता है, कितना क्रूरतापूर्ण कार्य करता है, तो उस समय कीट पतंगे होने के नाते इन मनुष्यों को देख करके ये आभास होता होगा, लगता होगा कि जब ये मनुष्य का शरीर हमें मिलेगा तो मनुष्य जैसे कार्य हम नहीं करेंगे। और आज हम फिर मनुष्य हैं, और जो पहले मनुष्य होंगे वो न जाने कौन सी शरीर के अंदर होंगे। तो आप कौन से कार्य कर रहे हैं? कभी अपने आप का एनालिसिस किया? अपने आप का देखने की कोशिश करी? बस सिर्फ सुबह किताब उठाई, स्कूल चल दिए, वापस गए, किताबें रखी और मम्मी के पास नखरे शुरू। ये खाना तुमने ठीक नहीं बनाया, ये दाल ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, रोटी जली हुई है, ये मेरी पसंद का खाना है ही नहीं, क्यों बना के रख दिया? आप इतने बड़े मैच्योर्ड हो गए, इतने समझदार हो गए कि आपको अभी अपने जीवन का पर्पज मालूम हो गया होगा। अगर हमें जीवन के पर्पज मालूम नहीं है तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। मुझे मेरे जीवन का पर्पज 6th क्लास में मिल गया था। 6th क्लास में, 6th क्लास में जब अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। फिर जीवन का आदर्श भी बना। शायद आपके जीवन के भी कोई ना कोई रोल मॉडल होंगे। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पूरी पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है और फिर मां भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन गर्व तब होता है कि वो पाकिस्तानी कमांडर उस हिंदुस्तान के शेर की मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं, इस शेर को पैदा किया था।
जानते हैं नाम? कौन? नाम जानते हैं उसका? नहीं जानते होंगे। शायद विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं और उन्होंने कितने रन लिए हैं ये आप जानते होंगे। किस फिल्म स्टार ने कितनी फिल्में बनाई हैं और कितनी हिट हुई हैं ये आप जानते होंगे। लेकिन हम उस वीर का, योद्धा का नाम नहीं जानते। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, और इस दिल्ली की धरा से जुड़ा हुआ उसका ही यहीं पर घर है। वो मेरा जीवन का रॉयल मॉडल था और मैं 6 क्लास से वो सपनों को जीना शुरू किया जहां मैं जाना चाहता था। आप सपने देखते हो, सपने आंखों से देखे जाते हैं, सपने जिए हृदय से जाते हैं, सोल से जाते हैं। 6 क्लास से सपनों को जीता हुआ बड़ा हुआ, 11th पास किया, 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी और भारतीय सेना में भर्ती होकर के चला गया। भारतीय सेना की ट्रेनिंग आग की भट्टी होती है और आग जलाती नहीं बल्कि उसको पिघलाती है। एक सिविलियन बच्चे के विचारों को पिघला करके उसमें फौजी भाव और भावनाएं भरती है, क्योंकि फौजी एक राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन पुनीत वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है जिसके लिए सैनिक पल भर के अंदर अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी वर्दी पहन करके मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था, क्योंकि उस धरती पर कुछ समय के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला था और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप 10th का बोर्ड एग्जाम पास करके यहां तक पहुंचे, 12th का किया है, अगर 12th का पास न करते तो आप यहां पर नहीं पहुंचते। तो एक एक ये युद्ध का क्षेत्र है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो चुनौतियां आती हैं ये हमें कमजोर और तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी क्षमता का आकलन करने के लिए आती है। हमारे अंदर एक फाइटिंग भाव पैदा करने के लिए, लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए आती है। तो वहां, क्योंकि उस धरती पर तो 1990 से आज तक भारतीय सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है, उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आप जानते हैं जीवन की बेशुमार कीमती चीज क्या है? जीवन की बेशुमार कीमती चीज समय। ये जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। आज का एक पल कल पूरी दुनिया की दौलत ला करके किसी के कदमों में डालोगे तो आज के इस एक पल को खरीद नहीं पाओगे। जो ये सोचते हैं ना, अरे आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल याद कर लेंगे, एक ही दिन तो गया है, अभी बहुत पूरी साल पड़ी हुई है और एक एक करके एक एक दिन चले जाते, 365 दिन खत्म हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा यूथ का स्ट्रेस का कारण है कि समय की वैल्यू नहीं जानते हैं। और जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो फिर रात रात भर नींद नहीं आती है, रात रात भर नींद नहीं आती। समय की वैल्यू समझिए। आप ये सोचते हैं कि आप इस धरती पर अमर हैं, आपको ये भी पता नहीं कि आपकी आज की लाइफ है कल होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस लाइफ को, आज की लाइफ को जगत कल्याण के लिए, जगत प्राणियों के उत्थान के लिए अर्पित जो करता है वही तो अपने जीवन को सार्थक करता है। तो ये लड़ना है, लेकिन अपने खुद के विचारों से, अपने विचार जो हमारे नकारात्मक हम पैदा करते हैं उसकी पॉजिटिविटी से
अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आप अपने जीवन को बड़ा खुशहाल सुख में बनाएंगे। एक आप में लगन जागृत होगी और मुझे वो चीज वहां पर मिल रही थी, क्योंकि जो बचपन से सपने देख रहा था वो आज पूरे हो रहे थे। दहशतगर्दों के साथ युद्ध लड़ रहा था। वर्ष 1998 आया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये समझ गए थे, उनको एहसास हो गया था, आभास हो गया था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और यह सच है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास भी होता है। चाहे राष्ट्र की उन्नति और तरक्की की बात हो तो राष्ट्र में शांति चाहिए। अगर किसी सोसाइटी समाज की उन्नति और विकास चाहिए तो समाज के अंदर शांति चाहिए। और एक व्यक्ति की खुद की भी अगर उन्नति और प्रगति चाहिए तो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर शांति चाहिए। तभी हम क्रिएटिव थॉट्स सोच सकते हैं, उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू करी, समझौता एक्सप्रेस शुरू किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़े। तो उसने कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है, -60। कल्पना कीजिए 31 दिसंबर को इस दिल्ली के अंदर 4 डिग्री टेम्परेचर था और हम अपने बिस्तरों से नहीं निकल पा रहे थे। आप कल्पना करके देखिए कि -60। आज भी आपके शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उसी -20 डिग्री, 60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बनाकर के इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना सके। आज जो आप यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर बैठ करके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, घर में आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, तो आपके लिए कोई जग रहा है, दिन रात जग रहा है। तो ऐसे वीरों को नमन है, वंदन है। तो ऐसे सेक्टर में अचानक से युद्ध छिड़ गया। अचानक से आपको भी स्कूल के अंदर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक टीचर आपके गाइड करता है, तमाम तरह की चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं किया। एक सिर्फ आदेश मिला था कि आपको कारगिल जाना है। कश्मीर से उठा करके हमको कश्मीर में से उठा करके कारगिल में भेज दिया, द्रास में भेजा। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स हमको द्रास सेक्टर भेजा और द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग टॉप शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन कारगिल वॉर मेमोरियल आपने जरूर देखा होगा पिक्चरों के माध्यम से। कारगिल वॉर मेमोरियल के जस्ट पीछे वाली पहाड़ी वो तोलोलिंग टॉप है। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। 22 दिन। रात का टेम्परेचर -20 था। जितनी देर अभी आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर में तो अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट जाती थी, खून टपकना शुरू हो जाता था। उस 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत हुई। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उस जीत के बाद फिर दूसरा अटैक समय दिया गया, टाइगर हिल, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी। हाइट ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा थी। तो उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए
एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उसके बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। कुछ नए जवानों की आपूर्ति के लिए नए जवानों का चयन शुरू हुआ। तो मैं नौजवानों साथियों आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो आप बहुत बड़ी देर से विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो कि बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। कोई पहचान नहीं थी। तब तक सिर्फ एक पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं। इतनी पहचान थी। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, यानी राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में नीचे भी आते थे। उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इन घातक प्लेटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। उनको उस टीम की कमांड दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई 1999 को उस पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दे दिया गया। तो हाइट ज्यादा होगी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा। वो ज्यादा दूर तक देख सकता है, और ज्यादा दूर तक देख सकता है तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता है। तो इसलिए हमने रात का समय चुना, ताकि वो हमारी मूवमेंट को, हमारी हरकतों को देख ना सके और हम सरप्राइज करते हुए दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच जाए। तो पूरी 2 जुलाई की पूरी रात चढ़ते रहे। तो 2 रात और 1 दिन चेहरों से खून टपक रहा था। दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी। बर्फीला तूफान चल रहा था। लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 25 साल हो रहे हैं। सुबह का वक्त होने वाला था। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हुआ। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। पत्थर तो गिरेंगे, पत्थरों की आवाज, हमारी आवाज। ऐसे दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे। दोनों तरफ से उन्होंने फायर खोल दिया और हमारी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो इस स्टेज के बराबर प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। जब ऊपर चढ़े तो हमने 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ जानते हैं 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन बेखौफ, निडरता के साथ, धैर्य के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसा पल, ऐसी घड़ी, ऐसे क्षण भी आए कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना।
ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और इतने तो बड़े, इतने तो समझदार हो गए थे कि इस धरती पर अमर तो कोई नहीं है, मृत्यु तो सबकी है। मरना है तो कायर और बुज़दिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। अगर मरना भी है तो सिंगनी और शेर की तरह लड़ करके और मार करके मरना है। इस सोच के साथ ऐसे तीन तरफ से घिरे हुए थे और तीनों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थीं और लड़ते लड़ते 5 घंटे हो गए थे। 5 घंटे जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा ही नहीं, जिया भी है। तो ये इस तरह के दृश्य सिर्फ आपने फिल्मों में देखे हैं कि गर्दनें भी कटती हैं और धड़ भी चलते हैं, लेकिन मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा एक साथी मेरे ठीक सामने बैठा, उसको बोला, सर फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि लहू इतना बह रहा है, वो नहीं मारेंगे, मैं खुद मर जाऊंगा। बोला फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद में करता हूं। उन्होंने सर अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहां तक गया, यहां पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए थे, एक शब्द। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, कैनेडियन अनंतराम। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, फिर वहीं पर एक ऐसे बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है, चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फक्र हुआ, गर्व हुआ कि शरीर पर गर्दन नहीं थी, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते हैं। एक एक करके एक एक साथी मां भारती की गोद में सोता हुआ चला गया। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक बहुत छोटी सी हाइट का कमांडर था, कैप्टन, उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा था। फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है। गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर और गालियां देने लगे। ये तांडव बहुत देर तक चलता रहा। ये भी देखता रहा और सहता रहा। काफी देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का दूसरा पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। हमले वाली आवाज जब मैंने सुनी तो मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी
कि मुझे सिर्फ इतना जिंदा रख कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और ये सत्य है। अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आज इसका प्रमाण भी आपको देने वाला हूं। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे, तो वो जब नजदीक आया तब एक मन के अंदर विश्वास किया कि योगेंद्र, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप से कर लेते हैं। महाभारत देखिए, उसमें एक पात्र था पितामह भीष्म। उसने जीवन में प्रतिज्ञा ही तो करी थी और उसी प्रतिज्ञाओं से उसने अपनी तमाम इंद्रियों सहित अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने अपने बाणों से रोम रोम को भेद दिया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये दृढ़ संकल्प और अपने आप से कमिटमेंट करने की पावर है कि आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उस विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। वो आया, दोबारा से गोलियां मारने लगा। उसने फिर भी बाजू में, पैर में गोली मारी। इन आंखों से देख रहा था कि 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। फिर लगा मुझे भी कि अब शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। वो तुरंत वापस मुड़ा और उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां बोलते हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा, ये कंकर मिट्टी वाली जमीन नहीं, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुन लेती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते। तो उस पर्स के अंदर भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से ही टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे भी आभास हुआ मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के हथियार उठा करके शायद जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपने ग्रेनेड को निकाला, उसकी पिन निकाल करके उस तरफ से ऐसे फेंक दिया। कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया। उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही तो एक मौका था मेरे पास। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन यह हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, ऐसे फायरिंग किया और उनके 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर लुढ़क करके कभी इधर से फायर, कभी इधर से फायर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। फिर उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि यहां पर अकेला नहीं है, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वो भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। खिसकता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक आगे गया और 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है। उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। वहां पर बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर
मन मस्तिष्क के अंदर फिर वो थॉट क्रिएट हुए, पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसकता रेंगता रेंगता अपने उन साथियों तक आया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर लगा कि यार देख, इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा। ऐसे डेड बॉडियों का पूरा ढेर लगा हुआ था। ये 19 साल का लड़का, 19 साल से शायद आपकी उम्र ऊपर होगी या उसी के लगभग होंगे बहुत सारे लोग। ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के बीच में पड़ा हुआ था, जिसकी सिर्फ 2 साल की सर्विस थी। उसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। जिधर तक नजर उठती थी उधर पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा सर, बहुत देर रोया सर। कभी जीवन में रोए हैं। ये रोना नहीं कि मुझे ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये भी एक थेरेपी है। रोना भी एक थेरेपी है। जब हम रोते हैं तो अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं? हम बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, हम सोल हैं। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बहुत हल्कापन फील करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्ट हो चुके होते हैं। क्योंकि आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है। रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो शायद मैं बंसी वाले से कनेक्ट हो गया और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन जो हमारा मन है ना, ये हमें भ्रमित करता है, एक जगह बैठने नहीं देता, विश्वास नहीं करने देता। इस मन ने भ्रमित कर दिया कि दुश्मनों की चाल होगी, और पूरी एनर्जी को उठा करके इस पीड़ा पर लेकर के आ गया और दर्द का एहसास कराने लगा। असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा ये कट गया, तो मन में आया कट गया तो तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके हाथ में झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर एक बार आप कनेक्ट होगे भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वो आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा। आप कितना ही इग्नोर करना, शायद उसने भी आभास हो गया होगा कि इग्नोर कर रहा है। दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटा इस नाले से नीचे की तरफ जा। 500 मीटर उस टाइगर हिल टॉप पर लुढ़कता हुआ नीचे आया, और नीचे आने के बाद अपने साथियों को सूचना दी कि सर ऊपर की तमाम इस तरह की घटना हुई है और ऊपर तमाम हमारे साथी शहीद हो गए। इस पोस्ट के ऊपर अभी हमला होने वाला है। दिन के 1:30-2 बज रहा था। पीछे कमांडिंग ऑफिसर के पास भेजने का बंदोबस्त किया तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने जब उनके पास पहुंचा तो बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? मैं कहा साहब आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने लिविंग टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। जबान अटने लगी थी अभी बारूद की वजह से। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, दौड़ करके वो डॉक्टर आया, उसने थोड़ी सी ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब बोले कुछ बता सकता बेटा? मैं कहा सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन से उनको अवगत कराया, और लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। क्यों? खाने के लिए पर्याप्त मिलता है। सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर सिर्फ ये पार्ले जी वाले बिस्किट का आधा पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। और इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है
पता चला कि श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी टीम ने दोबारा से हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। उस टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हुआ, सीजफायर हुआ और आज 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और ये हम सबके लिए बड़ा स्वर्णिम समय है कि आज अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय की 25 साल पूर्ण हो रहे, रजत जयंती समारोह मना रहा पूरा देश। तो जीवन में पर्पज रखिए। अभी तक आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, लेकिन आपको 3P का फॉर्मूला देकर के जा रहा हूं। इसको अगर जीवन में आपने अपना लिया तो जीवन में कभी आप डगमगाएंगे नहीं। पहला P, पर्पज। मुझे पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं पता होना चाहिए, किस लिए पढ़ रहा हूं, मुझे करना क्या है। अगर पर्पज मालूम है तो पैशन शुरू होता है। पैशन, जुनून, पागलपन, दीवानगी। और इसमें हर इंसान के पास, जो आपके पास में भी है, 4 प्रकार की शक्तियां हैं आपके पास। आपके शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति। ये जुनून, वो पागलपन, वो स्पिरिचुअल, इन शक्तियों को एक साथ एकत्रित करता है। तो तीसरा P, परफॉर्मेंस। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो आप पार कर जाएंगे। आज एक सुई चुभती है ना, असहनीय पीड़ा होती है, उस समय आंखों के सामने गोलियां शरीर के पार जा रही थी, लेकिन उस पीड़ा को सह पा रहा था तो उसी जुनून, पागलपन से जो हमने पाला था। तो जीवन में जुनून रखिए, ये पर्पज रखिए और अपने परफॉर्मेंस अपने आपका बढ़ता हुआ चला आएगा। पॉजिटिविटी रखिए। अगर चौथा P आप मानते हैं तो पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मक। और पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है, क्योंकि 65% युवा है। लेकिन दुर्भाग्य यह कि 65 में से 80% को यह पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। नहीं, क्योंकि ये दिन भर जो रील बनाते हैं, रात को इंस्टाग्राम पे जाती हैं और रात को 2:30 से 3 बजे तक रील के वो लाइक चेक करते हैं कि कितने लाइक आए। अगर लाइक सही से नहीं आए तो वैसे ही डिप्रेशन आ जाता है। बेटा अभी 2 लाख स्टूडेंटों से मिलकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यही हाल है। तो जीवन की जो हमने जीवन शैली को बदली कर दिया कि रात को देर से सोना और दिन में देर से उठना, ये हमारे नकारात्मक और थकावट का सबसे बड़ा कारण है। रात को जल्दी सोना सीखिए और सुबह जल्दी उठना सीखिए। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप कुछ बने ना बने एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। अच्छे इंसान बन। सुबह 4, 4:30 बजे लोग कहते हैं या 4, 4:30 बजे उठ जाइए। क्यों कहते हैं? उस समय ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपके दरवाजे पर पॉजिटिव एनर्जियों का भंडार लेकर के आता है। आप तो जानते होंगे एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में तो जानते हो कि जिस तरह की एनर्जी हमारे शरीर से टकराती है, हमारे थॉट वैसे ही बनते हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जियों के साथ में रहेंगे तो पॉजिटिव थॉट होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, पॉजिटिव आपका कैरेक्टर बनेगा और एक ऑरा बनता हुआ चला जाएगा। ऑरा जानते हैं क्या होता है? क्या होता है ऑरा? जो आपके पीछे आभा मंडल होता है, आपके सबके पीछे। आपके घरों में भगवान की तस्वीर कोई होगी ना, तो उसके पीछे जो चक्र टाइप में दिखता है सिरे, वो होता आभा मंडल, और आप सबका भी है। और इसका प्रभाव पता है कितने दूर तक होता है? 100 किलोमीटर दूर तक होता है। और उस 100 किलोमीटर दूर वही प्राप्त कर सकता है जो हमेशा पॉजिटिविटी होगा, जिसमें सकारात्मक ऊर्जाओं का एक बड़ा खजाना होगा। आप देख लीजिए 30 दिन करके सुबह 4, 4:30 बजे उठ करके और थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए, उसके बाद अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। 1 महीने में आपके विचार, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी।
आप जानते हैं हम कितनी बार सांस लेते हैं 1 मिनट में? कोई भी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? सबका रटा रटा है 72 बार। अरे 72 हमारी हार्ट बीट है। 15 से 17 बार सांस लेते हैं हम। जो हम 65 से 70 साल की आयु प्राप्त है, और इस धरती पर ऐसा भी प्राणी है जिसकी 300 साल आयु है, कछुआ, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 ही बार सांस लेता है। तो हम अपनी जो सांसें हैं इनको गहरी कर सकते हैं और इनको हम 10 से 12 तक ला सकते हैं। और 10 से 12 तक जितनी डीप हमारी सांस होगी उतना मन शांत होगा, विचारों का विरोधाभास नहीं होगा, और आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। आप दौड़ करके देख लीजिए, एक दिन दौड़ना, 1 किलोमीटर दौड़ लेना, थक करके खड़े हो जाओगे, सांस फूलने लगेगी, क्योंकि सांस आपके कदमों के साथ मेल नहीं खा रही है। कभी यहां पर खड़े होकर के बोलना शुरू करना, तो जब आपकी सांस आपके होठों से मेल नहीं खाएगी तो शब्द कुछ और ही निकलेगा। ये हमारी हर चीज के लिए, प्रैक्टिकल चीज के लिए, जितनी आप गहरी सांस लेंगे उतना ही आपका मन कूल होगा, कंट्रोल होगा, और मन और मस्तिष्क कंट्रोल है तो अपना जीवन कंट्रोल है। मैं पुनः प्रधान सर, उनकी आपकी पूरी टीम, टीचर्स, आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। प्रॉमिस करेंगे आप? किस चीज का? किस चीज का प्रॉमिस करना? अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, कि रात को हमने 10:30-11 बजे सो जाना है, सुबह 4:30-5 बजे उठ जाना है। ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप? नहीं है, भरोसा नहीं है। जब अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पे भरोसा करोगे? प्रॉमिस कर रहे हैं आप? जोर से बोलो। फौजी से कर रहे हो, याद रखना। फौजी राष्ट्र से भरोसा करता है, और राष्ट्र को जो विश्वास दिलाता है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा राष्ट्र जरूर रहेगा। तो ये आपने जरूर, इसको जरूर अपनाइए, और 90 दिन आपने कंटिन्यू कर लिया तो लाइफ में कभी आप इसको छोड़ भी नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। 90 दिन तो ये जीवन, ये सांसों के तराने, हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? भारत के युवाओं का, क्योंकि सब जानते हैं युवाओं में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा है कि जिधर इनकी नजरें उठेंगी उधर देश की तकदीर और तस्वीर बदलती चली जाएगी। आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।